नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को अतीत की उपलब्धियों पर ही गर्व करने को लेकर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के मित्रों से थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने अच्छा काम किया, लेकिन कांग्रेस को हर मीटिंग में ये दोहराना नहीं चाहिए। हमें अब ये बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी ने अपनी तुलना महात्मा गांधी से करने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से गलत है। हम एक ही लीग में नहीं हैं और कोई तुलना नहीं होनी चाहिए। वो एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। 10 से 12 साल जेल में रहे। कोई भी उनके समान नहीं हो सकता। उनके साथ नाम नहीं लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा वीरभद्र सिंह और उनके विधायक बेटे विक्रमादित्य सिंह दहेज और घरेलू हिंसा के मामले में आरोपी बनाए गए हैं। उन्हें उदयपुर की कोर्ट ने 13 जनवरी को तलब किया है। इस घटनाक्रम से मां बेटे का राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया है। हाल ही में हिमाचल के सीएम पद पर प्रतिभा ने दावा जताया था, लेकिन आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना। सुक्खू को अभी मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। माना जा रहा था कि मां सीएम नहीं बनती तो बेटे को मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पद देना होगा, लेकिन अब सारी संभावनाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से विधायक और उनकी मां प्रतिभा सिंह मंडी से लोकसभा सांसद हैं। उदयपुर की एक अदालत ने विक्रमादित्य की पत्नी सुदर्शन चुंडावत द्वारा दायर घरेलू हिंसा मामले में तलब किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के बीच झड़प ने गलवान संघर्ष की याद ताजा कर दी। गलवान संघर्ष के बाद हाल तक दोनों सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चली और अब तवांग का संघर्ष सामने है। तब भी आर्थिक बहिष्कार की मांग उठी थी और अब भी उठ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसकी पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने पूछा है कि हम चीन से अपना व्यापार बंद क्यों नहीं करते। बता दें, जब भी चीन घुसपैठ की कोशिश करता है तब कुछ चाइनीज ऐप को बैन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि करारा जवाब दिया गया और आर्थिक बहिष्कार की भी बात होती है। लेकिन चीन के साथ व्यापार के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो कुछ अलग ही कहानी कहते हैं। इस मामले में एक दिन पहले ही सरकार ने आंकड़े बताए हैं। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक गलवान संघर्ष वाले वर्ष के दौरान भारत में 2020-21 में चीन से कुल आयात 65.21 बिलियन डॉलर का था, जो कि 2021-22 में ये बढ़कर 94.57 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। मोटे तौर पर कहें तो एक साल में आयात 45% तक बढ़ गया। आयात से मतलब है चीन में बने हुए सामान भारत में मंगाए जा रहे हैं। तो फिर चीनी सामानों के बहिष्कार का क्या हुआ? बहिष्कार की बात छोड़ भी दें तो आयात और निर्यात के बीच खाई को देखिए। ऐसा लगता है कि मानो चीन ने भारत के सामानों का बहिष्कार कर रखा हो। अब इस साल के आंकड़ों को ही देख लें। अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच चीन से कुल आयात 60.27 बिलियन डॉलर का था, जबकि अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच भारत से चीन को निर्यात सिर्फ 8.77 बिलियन डॉलर का हो पाया। भारत चीन के बीच कुल व्यापार 2020-21 में 86.39 बिलियन डॉलर था, जो 2021-22 में बढ़कर 115.83 बिलियन डॉलर हो गया। यानी दोनों देशों के बीच व्यापार में 34.07% का इजाफा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर मोदी सरकार पर वार किया है। खड़गे ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। बता दें, लाल आंख का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से है जब उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि चीन को लाल आंख दिखाई जानी चाहिए। इससे पहले भी विपक्ष के तमाम नेताओं ने तवांग में हुई झड़प के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से चीन को लाल आंख दिखाई जाने की मांग की थी। खड़गे ने पूछा है कि अब भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है। बता दें, तवांग में हुई झड़प को लेकर संसद का माहौल भी बेहद गर्म है। मंगलवार और बुधवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इस पर विस्तृत चर्चा कराए जाने की मांग की है। बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस मामले पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कोई जानकारियां नहीं दी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह सजा गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा 1996 में कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले से जुड़ा है। इस मामले में अजय राय ने अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी थी।
मुख्तार अंसारी के सहयोगी भीम सिंह को भी अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ईडी ने बुधवार को मुख्तार अंसारी को 10 दिन की हिरासत में ले लिया था। मुख्तार अंसारी साल 2005 से ही कई जेलों में बंद हैं, लेकिन वो अधिकतर मामलों में दोष मुक्त हो चुके हैं। अंसारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद हैं। शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज की बेंच ने तीर धनुष को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका को ठुकरा दिया था। इसी को उद्धव ठाकरे गुट ने चुनौती दी थी। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने उद्धव ठाकरे की अपील पर कहा, इस मामले में हम अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में अधिक गंभीर हालात हैं। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा, जहरीली शराब की वजह से मरने वालों के मामले में बीजेपी द्वारा शासित राज्य टॉप 3 और 4 में आते हैं। अगर आप बिहार और गुजरात की तुलना कर लें तो पिछले 4 सालों में गुजरात में 50 लोगों की मौत हुई है, जबकि बिहार में 21 लोग मरे हैं। बीजेपी के लोगों का एजेंडा केवल झूठ और नफरत फैलाना है। बिहार के छपरा में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से अभी तक करीब 39 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। इसको लेकर अब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से तो लोग मरते ही हैं और देश भर में मरते हैं। जब शराबबंदी नहीं थी तो भी लोग यहाँ मरते थे। लोगों को सचेत रहना चाहिए कि जो बंद है वो बेचा जा रहा है तो कुछ गड़बड़ ही बेचेगा, लेकिन जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। ये तो उदाहरण सामने है। ऐसी बातों पर दुख प्रकट करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। उन्होंने शराबबंदी कानून को सफल बताते हुए कहा, समाज में कोई भी काम करिए तो कोई ना कोई तो गड़बड़ी करेगा ही। अपराध को रोकने के लिए कब से कानून बना हुआ है, तब भी हत्या तो लोग करते ही हैं। शराबबंदी कानून से कई लोगों का फायदा हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों ने शराब पीना छोड़ा है। नीतीश ने इसके साथ ही कहा कि उनको महिलाओं ने बताया है कि कैसे पहले उनके पति शराब पीकर झगड़ा करते थे, लेकिन शराबबंदी के बाद वो सुधर गए, बच्चों को स्कूल भेजने लगे। नीतीश ने कहा, लेकिन कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं जिन पर एक्शन होगा, उनकी पहचान करनी है। दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड के मामले में महरौली के जंगलों में जो हड्डियां मिली थी वो श्रद्धा वालकर के पिता के डीएनए से मैच हो गई हैं। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है। साफ है ये हड्डियां श्रद्धा की ही थी। पुलिस के लिए ये इस मामले में बड़ी कामयाबी है और वो इसे बतौर सबूत अदालत के सामने रख सकती है। इस हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने पॉलीग्राफ टेस्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसका नार्को टेस्ट भी कराया गया था। श्रद्धा की हत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस आफ्ताब पूनावाला को महरौली के जंगलों में ले गई थी और वहां से कुछ हड्डियां बरामद की थी। आफ्ताब पूनावाला ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान इस बात को भी स्वीकार किया था कि उसने श्रद्धा के शव के कई टुकड़े किए और उन्हें जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने आफ्ताब के द्वारा श्रद्धा के शव को काटने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी बरामद कर लिया। हत्या के बाद शरीर के कई टुकड़े करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ताजा मामला गाजियाबाद जिले से आया है। इस घटना ने पूरी यूपी को हिला दिया है। इस मामले में पुलिस ने मोदी नगर से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने अपने किराएदार के करीब 40 लाख रुपए हड़प लिए और उसकी हत्या भी कर दी। आरोपी ने किराएदार के शरीर के 3 टुकड़े कर दिए और उन्हें कई जगह जंगलों में फेंक दिया। गाजियाबाद पुलिस ने अंकित खोकर की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में उमेश शर्मा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अंकित उसके घर में किराएदार के रूप में रह रहा था। अंकित मूल रूप से बागपत का रहने वाला था और लखनऊ से पीएचडी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक अंकित ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद हाल ही में अपनी जमीन 1 करोड़ रुपए में बेची थी, जिसमें से उसने लगभग 40 लाख रुपए उमेश को दे दिए थे। मकान मालिक उमेश शर्मा इसे लौटाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने अंकित को मारने की योजना बनाई। उसने 6 अक्टूबर को अंकित की गला दबाकर हत्या कर दी थी। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई अर्जी को खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि अब नीरव मोदी के सभी कानूनी रास्ते बंद हो गए हैं और उसे भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। पिछले महीने ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने भी भारत में प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ दायर की गई उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नीरव मोदी के वकीलों ने अदालत के सामने दलील दी थी कि अगर उनके मुवक्किल का प्रत्यर्पण किया जाता है तो वो आत्महत्या का कदम उठा सकते हैं, लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। नीरव मोदी को भारत लाए जाने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने जब कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने उसे इसका जोरदार जवाब दिया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान द्वारा मेजबानी की जाने की बात कही और भारत की संसद पर साल 2001 में हुए आतंकी हमले के मुद्दे को भी उठाया। एस जयशंकर ने कहा, जो मुल्क पड़ोसी देश की संसद पर हमला करता हो और लादेन को पनाह देता हो, उसे यहाँ ज्ञान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को किसी भी सूरत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और पूरी दुनिया इसे अस्वीकार करती है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया जिस बात को स्वीकार नहीं करती है उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए और ये बात सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के मामले में लागू होती है। उन्होंने पाकिस्तान को सीधा संदेश देते हुए कहा कि ना ही ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करना और ना ही पड़ोसी देश की संसद पर हमला करना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने उपदेश देने के लिए प्रामाणिकता के रूप में काम कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बुधवार को कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बंगाल सरकार ने अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज करने की आज़ादी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। राज्य ने यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने का एक व्यापक आदेश पारित किया है। बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज 17 से अधिक एफआईआर पर रोक लगा दी थी और एक आदेश पारित कर राज्य को उसके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य पुलिस हाईकोर्ट की अनुमति के बिना शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। हालांकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा और कहा कि हम एफआईआर दर्ज करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। हाईकोर्ट की सिंगल जज द्वारा एक व्यापक संरक्षण प्रदान कर दिया गया है, लेकिन एक 14 वर्षीय और एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई है और मैं एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकता। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, राज्य के पास इस पूर्ण रोक को बदलने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाने का विकल्प है। भारत और बांग्लादेश के बीच चटगांव में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश का स्कोर 8 विकेट खोकर 133 रन हो पाया है। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 404 रनों का विशाल स्कोर बनाया। 404 रनों का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही और पहली ही गेंद पर एन शांतो मोहम्मद सिराज का शिकार हो गए। बांग्लादेश ने अपने 97 रनों के भीतर ही 6 विकेट गंवा दिए थे। बांग्लादेश की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी ओर से सबसे ज्यादा 28 रनों का स्कोर मुशफिकुर रहीम ने बनाया है। वहीं भारत की ओर से सबसे ज्यादा 3 विकेट सिराज ने लिए। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। विलियमसन ने कहा कि मैंने टेस्ट टीम की कप्तानी की, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए सबसे ऊपर है और इसके कैप्टन के रूप में आई चुनौतियों का मैंने आनंद लिया। कैप्टन के रूप में आपका काम और बढ़ जाता है। करियर के इस मोड़ पर आकर मुझे लगा ये सही समय है कि मैं टेस्ट कप्तानी छोड़ दूं। केन की जगह अब न्यूजीलैंड टेस्ट टीम की कप्तानी टीम साउदी संभालेंगे। हालांकि वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ही रहेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।